जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम लोग इतिहास विषय से संबंधित जो है एक महत्वपूर्ण पाठ को देखेंगे और उस महत्वपूर्ण पाठ में आज का शीर्षक है छठी शती ईस्वी पूर्व राजनीतिक दशा, यानी महाजनपदों का उदय और मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। ये जो है खास करके किसी भी परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है और इस टॉपिक से संबंधित जो है प्रश्न सदैव बनते रहे हैं और खास करके बीपीएससी यानी उसके अतिरिक्त जो है बिहार सरकार में यानी बिहार में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित होती है उनमें मगध साम्राज्य के उत्कर्ष से संबंधित प्रश्न जो है हमेशा से बनते रहे हैं। यानी इस जो है टॉपिक को अगर हम अच्छी तरह से पढ़ लें तो 2 या 3 जो है अंक निश्चित प्राप्त होंगे। तो दोस्तों आइए हम लोग शुरू करते हैं। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का अधिकाधिक इस्तेमाल होने लगता है और इसके अतिरिक्त जो है उपज से अर्थात जो है भूमि कर से तथा अन्य आर्थिक परिवर्तनों के कारण भी ऋग्वैदिक कबीलाई जनजीवन जो था वह क्या उसमें दरार पड़ने लगी। जैसा कि पहले दोस्तों हम लोग इसके पहले जो है वैदिक जो है सभ्यता पढ़े थे, तो वैदिक सभ्यता में जो है ऋग्वैदिक और जो है उत्तर वैदिक हम लोग सभ्यता को जाने, उसमें जो कबीलाई जो जनजीवन था उस कबीलाई जनजीवन में धीरे धीरे जो है दरार पड़ने लगता है और उसमें क्षेत्रीय भावना की जागृति जो है उत्पन्न होने लगती है और उसके परिणाम स्वरूप जो है नगरों का निर्माण भी होने लगता है और जो है एक कबीला जो है दूसरे कबीले पर जो है अपना आधिपत्य जमाने लगते हैं और धीरे धीरे जो है जो कबीले थे वह जो है सिमट कर एक जो है महाजनपद का निर्माण जो है लेने लगते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में जो है आज हम लोग इस टॉपिक को देखेंगे। यहाँ जो है बौद्ध ग्रंथ और उत्तर निकाय, यहाँ जो पहला जो शब्द दिख रहा है दोस्तों यही से प्रश्न बनता है कि किस जो है बौद्ध ग्रंथ से, तो बौद्ध ग्रंथ और उत्तर निकाय से ज्ञात होता है कि गौतम बुद्ध के जन्म से पूर्व समस्त उत्तर भारत 16 बड़े राज्यों में विभक्त था। इन्हें षोडश यानी 16 महाजनपद कहा गया है। इसी प्रकार जो है जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों के नाम मिलते हैं, लेकिन जो बौद्ध जो है ग्रंथ उत्तर निकाय में 16 महाजनपद मिलते हैं और उसके नाम से और जो है यहाँ जो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र है इसमें जो 16 महाजनपद मिले हैं तो दोनों के नाम में जो है दोस्तों भिन्नता पाई जाती है, लेकिन यहाँ भी जो है 16 महाजनपदों का ही उल्लेख मिलता है और पाणिनि के अष्टाध्यायी में भी 22 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार जो है दोस्तों हम लोग यहाँ महाजनपद के बारे में जो है देखेंगे। तो 16 जो महाजनपद थे छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में और उनका जो है राजधानी और वर्तमान में उनका जो है विस्तार जो है किन किन जगहों पर है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहला जो है महाजनपद कुरु था जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जिसका आधुनिक जो है स्थल है मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर, यानी जो हरियाणा का क्षेत्र है, कुछ हरियाणा का क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र और दिल्ली, ये सभी मिलाकर जो है कुरु महाजनपद के अंतर्गत आते थे। दूसरा महाजनपद था पांचाल जिसकी राजधानी जो है अहिच्छत्र तथा काम्पिल थी। इसमें जो है वर्तमान उत्तर प्रदेश का जो है दोस्तों बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद ये जिले हैं जो पांचाल महाजनपद के अंतर्गत आते थे। तीसरा जो है शूरसेन जिसकी राजधानी मथुरा थी, वर्तमान जो है उत्तर प्रदेश में मथुरा के आसपास का जो क्षेत्र है वे हैं। वत्स जो महाजनपद था जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी, वर्तमान प्रयागराज तथा बांदा ये दोनों जिला का क्षेत्र जो है इसमें आता था। कौशल की राजधानी जो है साकेत तथा श्रावस्ती थी। उत्तरी जो है कौशल की राजधानी श्रावस्ती
और दक्षिणी कोसल की राजधानी साकेत थी। वर्तमान जो अवध का क्षेत्र है, अवध यानी जो है दोस्तों लखनऊ का जो क्षेत्र है, अयोध्या का क्षेत्र है, ये सभी इसी में आता था। मल्ल गणराज्य की राजधानी जो है कुशीनगर और पावा दो जगह थी। यह वही कुशीनगर है जो दोस्तों जहां महात्मा बुद्ध ने अपना जो है निर्वाण प्राप्त किया था। और जो पावा है यह भी उत्तर प्रदेश के जो पडरौना का इलाका है, वहां भी जो है मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, जो वर्तमान जो है देवरिया जिला में पड़ता है। काशी की राजधानी जो है दोस्तों वाराणसी थी, और वर्तमान वाराणसी जो बनारस का क्षेत्र है वह इससे संबंधित जो है था। अंग महाजनपद जिसकी राजधानी चंपा थी, वर्तमान जो है बिहार का पूर्वी जो है जिला मुंगेर और भागलपुर, जो मुंगेर प्रमंडल है, जो यहाँ जो है दोस्तों भागलपुर तथा मुंगेर जिला जो है वह इसमें पड़ता था। मगध जो है महाजनपद जिसकी राजधानी जो है गिरिब्रज यानी राजगिरी थी, और वर्तमान जो है पटना व गया जिला का क्षेत्र जो है इसमें आता था। वज्जी यानी मिथिला, वैशाली व जनकपुर। वज्जी जो है सब की 3 राजधानियां थी, मिथिला, वैशाली व जनकपुरी, जो वर्तमान मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा का क्षेत्र जो है था। 11वां महाजनपद था चेदी जिसकी राजधानी जो है सोक्षीवती थी, वर्तमान जो है बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड जो क्षेत्र है, जो है गर्मियों की दिनों में जल की कमी के कारण बहुत ही चर्चा में रहता है। 12वां महाजनपद था मत्स्य की राजधानी जो है विराटनगर थी, और वर्तमान में जो है राजस्थान की राजधानी जो जयपुर है वह इसी जो है क्षेत्र में आता है। अशमक की राजधानी जो है पोतन यानी पोटिल थी, वर्तमान में जो है गोदावरी घाटी आंध्र प्रदेश में। ये जो है वर्तमान आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है वह क्षेत्र जो है इसमें आता था, और यह एकमात्र महाजनपद है दोस्तों जो दक्षिण भारत में स्थित था। अवंती की राजधानी जो है उज्जैनी तथा महिष्मती थी। अवंती जो महाजनपद था वह 2 भागों में बटा हुआ था। उत्तरी जो है अवंती की राजधानी जो है उज्जैनी तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। वर्तमान में ये जो है पश्चिमी तथा मध्य मालवा क्षेत्र। गांधार की राजधानी जो है तक्षशिला, वही तक्षशिला जो है दोस्तों जिसकी कहा जाता है कि जिसकी स्थापना जो है भारत के वंशज तक्ष ने जो है जिसकी स्थापना की थी। वर्तमान पेशावर तथा रावलपिंडी जो पाकिस्तान में पड़ता है यह क्षेत्र था। कंबोज 16वां महाजनपद था जिसकी राजधानी जो है हाटक यानी राजपुर थी, और जो वर्तमान जो है दक्षिण पश्चिमी कश्मीर तथा राजौरी और हजारा जिले इसमें सम्मिलित थे। तो इस प्रकार जो है दोस्तों हम लोग यहाँ 16 महाजनपदों के बारे में जो है 16 महाजनपदों का नाम और उनकी राजधानी और वर्तमान जो वह क्षेत्र है उसके बारे में हम लोग जाने। अब आगे जो है हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण महाजनपदों। वैसे तो 16 महाजनपदों के बारे में जाना जाए तो बहुत विस्तृत ही जो है हमारा नोट्स तैयार हो सकता है, लेकिन यहाँ कुछ महत्वपूर्ण महाजनपदों के बारे में दोस्तों हम लोग जानेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे महाभारत तथा पुराणों में अंग, चंपा, और यहाँ दोस्तों मैं बता दूं कि वर्तमान में जो है अंग, मगध और जो है वज्जी ये 3 ऐसे महाजनपद थे जो बिहार में थे। ऐसे प्रश्न पूछा भी गया है कि बिहार में जो है छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जो महाजनपद थे उसमें कितने जो है बिहार में है, या विकल्प में देकर जो है 3 को यह दे दिया जाता है और एक दूसरा दे दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो है दोस्तों हम लोग जो है ये भी भौगोलिक हिसाब से भी जान लें कि सबसे जो है ज्यादा जो है क्षेत्र था महाजनपदों का वह वर्तमान उत्तर प्रदेश में था। उसके बाद जो है बिहार का स्थान आता है, मध्य प्रदेश में भी आता है, दक्षिणी भारत में जो है एक क्षेत्र है, हरियाणा में भी एक क्षेत्र है, इस तरह से पाकिस्तान में भी एक क्षेत्र है। तो इस तरह से जो है दोस्तों भौगोलिक हिसाब से भी अगर हम समझ जो है अपनी बनाएंगे तो भी बहुत ही अच्छा होगा। यहाँ अब हम लोग जो है अंग के बारे में देखें तो महाभारत तथा पुराणों में अंग जो महाजनपद था जिसकी राजधानी चंपा थी, जिसका प्राचीन नाम जो है मलिनी प्राप्त होता है। यानी जो है अंग यानी चंपा जिसकी राजधानी थी उसका जो है महाभारत में प्राचीन नाम मलिनी प्राप्त होता है। बुद्ध के समय भारत के 6 महानगरों में चंपा की गणना की जाती है। महापरिनिर्वाण सूत्र में इन 6 महानगरों के नाम प्राप्त होते हैं। ये 6 हैं चंपा, राजगिरी, बनारस, साकेत, कौशाम्बी तथा श्रावस्ती। दीर्घ निकाय के अनुसार चंपा नगर निर्माण योजना का वास्तुकार जो था वह महागोविंद था।
विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था वैशाली के लिच्छवियों ने। और यह प्रश्न जो है बार बार दोस्तों पूछा भी गया है। सुत्त निपात में वैशाली को मगधपुरम कहा गया है। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। वैशाली जो था जो है दोस्तों, ये जितने भी जो है 16 महाजनपद थे उनमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो है यही मगध था। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। यह भी प्रश्न जो है पूछा गया है कई बार दोस्तों। इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसकी राजधानी जो है गिरिब्रज यानी राजगृह थी और जिसकी चर्चा जो है महाभारत में भी है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था, जो हर्यक वंशीय था। काशी का सबसे शक्तिशाली शासक ब्रह्मदत्त था, जिसने कौशल पर विजय प्राप्त किया था। लेकिन अंततोगत्वा जो है दोस्तों, कौशल क्या करता है, कौशल के राजा कंस ने काशी को जीतकर अपने राज्य में शामिल कर लेता है। ये दोनों ही जो है पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण है। उत्खननों के आधार पर ज्ञात हुआ है कि प्राचीन श्रावस्ती नगर विन्यास अर्धचंद्राकार था। यह भी प्रश्न जो है दोस्तों पूछा गया है कि प्राचीन जो है श्रावस्ती नगर का विन्यास कैसा था, अर्धचंद्राकार था। 16 महाजनपदों में अस्मक ही एक ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। अवंती महाजनपद का राजा प्रद्योत जो है बुद्ध का समकालीन था। बौद्ध पुरोहित महाकच्चायन के प्रभाव से प्रद्योत जो है बौद्ध बन गया था। यह वही जो है प्रद्योत है जब पांडु लोग से जो है ग्रसित होता है तो जो है मगध का जो है सम्राट बिंबिसार जो है अपने राजवंश जीवक को जो है उनकी सेवा और शुश्रूषा के लिए भेजा था। यही फिर जो है जीवक जो है महात्मा बुद्ध को का भी जो है उपचार करते हैं। भारत के प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्का कहा जाता है। ये चांदी के बने होते थे और इन्हें जो है ठप्पा मार कर बनाया जाता था, इसलिए इन्हें जो है पंचमार्क यानी आहत सिक्का कहा जाता था। ये सिक्के जो है 6ठी शती ईस्वी पूर्व से मौर्य काल के मध्य तक जो है प्राप्त होते हैं। बुद्ध घोष कीर्ति का सुमंगल विलासिनी से बौद्ध संघ के न्याय व्यवस्था के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों अब हम लोग बारी बारी से मगध साम्राज्य पर कौन कौन से वंश शासन किए उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जो है हर एक वंश के बारे में हम लोग जानेंगे। वैसे इसके पहले हम लोग जाने थे कि मगध का प्रथम जो है वंश बृहद्रथ वंश था। तो यहाँ हर एक वंश जो है का संस्थापक बिंबिसार था, जो लगभग 544 से 492 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। जैन साहित्य वैसे कहा जाता है कि ये जो है बिंबिसार वह 15 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठता है। जैन साहित्य में बिंबिसार को श्रेणिक कहा जाता है। महावंश के अनुसार ऐसा ज्ञात होता है कि हर एक वंशीय शासक जो बिंबिसार था वह 15 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा था। लिच्छवी गणराज्य के शासक चटक की पुत्री चेलना के साथ विवाह करता है। यानी ये जो बिंबिसार है वह अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए वे जो है वैवाहिक संबंध प्रमुख राजवंशों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करता है और वह जो है वर्तमान जो है तत्कालीन जो है लिच्छवी गणराज्य के चटक की जो है बहन चटक की पुत्री चेलना के साथ विवाह करता है और अपनी उत्तरी सीमा को जो है वह स्थिति मजबूत कर लेता है। उसके बाद जो है उसने दूसरा विवाह किया। दूसरा विवाह जो है कौशल नरेश प्रसेन की बहन महाकौशला के साथ करता है और जिससे उसे दहेज के रूप में काशी का कुछ क्षेत्र मिलता है। और उसने जो है अपना तीसरा विवाह जो है मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ किया और जो है उसने मद्रों का सहयोग प्राप्त किया। इस प्रकार जो है जो बिंबिसार था वह वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपनी स्थिति को मजबूत करता है। लेकिन 492 ईस्वी पूर्व में अपने पुत्र द्वारा कारागार में बंदी बनाकर जो है डाल दिया जाता है और वह जो है मर जाता है। अब अजातशत्रु जो है उसका उत्तराधिकारी जो है जिसे कुंडिक कहा जाता है गद्दी पर 492 ईस्वी पूर्व में बैठता है। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में अजातशत्रु द्वारा अपने पिता को बंदी बनाकर कारागार में डालने का उल्लेख मिलता है।
अपनी साम्राज्यवादी नीति के कारण, अपने पिता की तरह जो है अजातशत्रु भी साम्राज्यवादी था। वह जो है अपनी साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत उसने काशी तथा वज्जित संघ को जो है अपने क्षेत्र में मिला देता है। उसके मंत्री यानी अजातशत्रु के मंत्री वत्सकार द्वारा वैशाली के लिच्छवी के मध्य में जो है फूट डालकर और जो है क्या करता है, अजातशत्रु जो है लिच्छवियों को भी जीत लेता है। युद्ध में उसने रथ मूसल तथा महाशिलाकंटक नामक नए हथियारों का प्रयोग किया। लिच्छवी के आक्रमण से सुरक्षा के लिए अजातशत्रु ने अपनी राजधानी राजगृह में सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण कराया। यानी राजगृह को किसने जो है चारों तरफ से दुर्ग से घेरवाया, तो वह जो है अजातशत्रु था। उसके शासनकाल के 8वें वर्ष बुद्ध को निर्माण प्राप्त हुआ और उनके अवशेषों पर जो है अजातशत्रु क्या करता है, राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाता है। अजातशत्रु के शासनकाल में ही प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन होता है, जिसमें विनय पिटक तथा शुद्ध पिटक नामक जो है बौद्ध ग्रंथों की रचना होती है। और प्रथम बौद्ध संगीति के जो है अध्यक्ष जो है महाकश्यप थे, जो अजातशत्रु के शासनकाल में होता है। अजातशत्रु का उत्तराधिकारी जो है उदयन होता है। उदयन भी जो है अपने पिता की हत्या करके वह जो है 461 ईस्वी पूर्व में गद्दी पर बैठता है। पुराणों तथा जैन ग्रंथों के अनुसार गंगा तथा सोन नदियों के संगम पर जो है उदयन क्या करता है, पाटलिपुत्र यानी कुसुमपुरा नामक नगर की स्थापना करता है और उसे अपनी राजधानी बनाता है। उदयन जो है जैन धर्मावलंबी था। और वैसे प्रश्न पूछा भी गया है दोस्तों कि पहली बार जो है पाटलिपुत्र को किसने अपनी राजधानी बनाया था, तो वह उदयन था। उदयन जो है किस वंश से था, तो वह जो है हर्यक वंश से था। इस वंश का अंतिम शासक नागदशक था, जिसे इसके अमात्य जो है शिशुनाग ने अपदस्थ करके एक नए जो है वंश की स्थापना करता है, जो शिशुनाग वंश कहलाता है। अर्थात जो है शिशुनाग था वह अपने नाम पर ही शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। शिशुनाग वंश का जो है शासनकाल 412 से 344 ईस्वी पूर्व तक रहता है। शिशुनाग ने अवंती तथा वत्स राज्य पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया और जो है इसका क्षेत्र जो है बंगाल से लेकर और मालवा तक के जो है भूभाग में विस्तृत था। अब शिशुनाग ने वज्जियों के ऊपर कठोर नियंत्रण के लिए वैशाली को जो है अपना दूसरा राजधानी बनाता है, लेकिन उसका उत्तराधिकारी जो कालाशोक जो शासन संभालता है, कालाशोक को वैसे पुराणों तथा दिव्यावदान में काकवर्ण कहा गया है। कालाशोक क्या करता है, वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी बनाता है। यानी एक जो है पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में पहली बार जो है कौन बनाता है, उदयन, जो हर्यक वंशीय शासक था। लेकिन जो है यहाँ शिशुनाग जो था वह शिशुनाग वंश से था, उसने जो है राजधानी को पाटलिपुत्र से स्थानांतरित करके वैशाली लाता है। लेकिन पुनः जो है शिशुनाग का उत्तराधिकारी जो काकवर्ण था यानी कालाशोक था, वह जो है राजधानी को फिर जो है वैशाली से पाटलिपुत्र स्थानांतरित करता है और उसी वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है कालाशोक के शासनकाल में होता है। सिंहली महाकाव्यों के अनुसार गौतम बुद्ध के निर्वाण के 100 वर्ष बाद यानी जो है 483 ईस्वी पूर्व में महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त होता है। उनके निर्वाण के 100 वर्ष पश्चात यानी 383 ईस्वी पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल के 10वें वर्ष में होता है और द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जो है सब्बाकामी द्वारा की जाती है। और जो है द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म में जो है विचारों में मत भिन्नता के चलते अस्थाविर तथा महासांगिक में विभाजन हो जाता है। नंद वंश उसके बाद जो है अब जो है नंद वंश की स्थापना जो है महापद्म नंद द्वारा की जाती है। पुराण के अनुसार इस वंश का संस्थापक जो है महापद्म वंश नंद था, जो एक शूद्र शासक था। और महाबोधि वंश के अनुसार जो है महापद्म नंद को उग्रसेन कहा गया है। महापद्म नंद को कली का अंश, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला दूसरे परशुराम का अवतार कहा गया है। उसने एक छत्र शासन की तथा एक राज की उपाधि ग्रहण की। नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। घनानंद के समय 325 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया। 322 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने
अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश के शासन की जो है नींव डाली। और वैसे दोस्तों खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से उसके कलिंग विजय की सूचना प्राप्त होती है। नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद था, हम लोग यहाँ देखे, जो क्या था, वह सिकंदर का समकालीन था। यूनानी लेखकों ने उसे अग्रनीज यानी उग्रसेन का पुत्र कहा है। जेनोफेन ने इसे बहुत धनाढ्य व्यक्ति बताया है। तमिल और सिंहली ग्रंथों में भी उसकी अतुल संपत्ति की सूचना मिलती है। भद्रशाली उसका सेनापति था। घनानंद द्वारा जनता से बलपूर्वक जो है कर वसूलने तथा छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता जो है उसके विरुद्ध हो जाती है और चारों ओर घृणा एवं असंतोष का वातावरण जो है फैल जाता है। इसी स्थिति का लाभ उठाकर जो है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर नंद वंश का अंत कर दिया और इस प्रकार जो है इसे अत्याचारी शासक से जनता को जो है राहत मिली। अब इसके बाद जो है दोस्तों हम लोग मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। इन्हीं बातों के साथ आज की क्लास को खत्म करता हूँ। धन्यवाद।